तो चलिए बिना किसी देरी के इस बेहद गंभीर और लगातार बढ़ते हुए जियोपॉलिटिकल तनाव की गहराई में उतरते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे कूटनीतिक गतिरोध को समझने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। इस वक्त अमेरिका और ईरान के बीच की बातचीत पूरी तरह से ठप पड़ चुकी है। मतलब ना तो अमेरिका की तरफ से कोई पहल हो रही है और ना ही ईरान कोई दिलचस्पी दिखा रहा है। और इस खतरनाक सन्नाटे के बीच मिडिल ईस्ट के समंदर में एक ऐसा अभूतपूर्व मिलिट्री स्टैंड ऑफ तैयार हो रहा है जिसने दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों की रातों की नींद उड़ा दी है। अब इस पूरे नए विवाद की शुरुआत असल में एक बहुत ही अजीब और चेतावनी भरे बयान से हुई। स्क्रीन पर लिखे इन शब्दों को देखिए। उम्मीद है कि उन्हें हार्ट अटैक ना आ जाए। ये शब्द ईरान की नेवी के कमांडर शाहराम ईरानी के हैं। और मजे की बात यह है कि ये कोई मजाक नहीं था, बल्कि अमेरिकी सेना को दिया गया एक सीधा संदेश था। जरा सोचिए, अमेरिका जो अपनी एडवांस्ड और न्यूक्लियर ताकत के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, उसे ये कहना कि ईरान के एक सीक्रेट वेपन को देखकर उनके पसीने छूट जाएंगे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और आक्रामक दावा है। और जाहिर है इस एक बयान ने रातों रात पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। तो स्वाभाविक रूप से सबसे पहला सवाल यही उठता है कि आखिर ये सीक्रेट वेपन है क्या। शुरुआत में तो कयासों का बाजार गर्म हो गया। कई एनालिस्ट्स का मानना था कि शायद चीन ने ईरान को कोई नई एडवांस्ड मिसाइल दे दी है या फिर ईरान के हाथ कोई बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम लग गया है। लेकिन क्योंकि ये चेतावनी सीधे नेवल चीफ की तरफ से आई थी, इसलिए जल्दी ही ये साफ हो गया कि असली खतरा आसमान में नहीं बल्कि समंदर के बहुत गहरे और अंधेरे हिस्से में छिपा है। और यहीं एंट्री होती है इस रहस्यमयी हथियार की जिसका नाम है हूत। हूत असल में एक पर्शियन शब्द है जिसका मतलब होता है वेल। जी हाँ, समंदर का सबसे बड़ा जीव। लेकिन यहाँ हम किसी जीव की नहीं बल्कि एक बेहद एडवांस्ड हाई स्पीड अंडर वाटर टॉर्पीडो की बात कर रहे हैं। ईरान ने इसे सबसे पहली बार 2006 में टेस्ट किया था और आज की तारीख में ये ईरान का सबसे तेज अंडर वाटर वेपन माना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसा क्या खास है। इसका राज छिपा है सुपर कैविटेशन नाम की एक बेहद जटिल वैज्ञानिक तकनीक में। देखिए, आमतौर पर जब कोई भी चीज़ पानी के अंदर तेजी से चलती है तो पानी का रेजिस्टेंस या घर्षण उसकी स्पीड को कम कर देता है ना। लेकिन ये तकनीक कुछ ऐसा करती है कि टॉर्पीडो के चारों तरफ गैस का एक बुलबुला सा बन जाता है। इस बुलबुले के अंदर रहने की वजह से टॉर्पीडो का पानी से सीधा संपर्क टूट जाता है और पानी का रेजिस्टेंस लगभग शून्य हो जाता है। इस तकनीक का असल असर क्या होता है ये आपको इन आंकड़ों को देखकर समझ आएगा। दुनिया भर की नौसेनाएं जो स्टैंडर्ड टॉर्पीडो इस्तेमाल करती हैं, उनकी स्पीड ज्यादा से ज्यादा 60 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है। लेकिन सुपर कैविटेशन की वजह से ईरान के इस हूत टॉर्पीडो की स्पीड सीधे 360 किलोमीटर प्रति घंटे पहुंच जाती है। बिल्कुल सही सुना आपने, 360 किलोमीटर। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर इसे फायर कर दिया गया तो दुश्मन के जंगी जहाज को अपना बचाव करने का या इसे रोकने का सोचने भर का भी समय नहीं मिलेगा। और बात सिर्फ स्पीड पर ही खत्म नहीं होती, इसकी तबाही मचाने की क्षमता की कम हैरान करने वाली नहीं है। ये अपने साथ 200 किलोग्राम तक के भारी एक्सप्लोजिव्स ले जा सकता है। और सबसे खतरनाक बात, इसमें ऑटोनॉमस टारगेट ट्रैकिंग सिस्टम लगा है। मतलब अगर कोई जंगी जहाज खुद को बचाने के लिए अपनी जगह से थोड़ा खिसक भी जाए तो ये टॉर्पीडो खुद अपना रास्ता बदलकर उसका पीछा करेगा और सटीकता से उसे उड़ा देगा। एक तो इतनी रफ्तार और ऊपर से ये स्मार्टनेस, इसे सच में एक बेहद खतरनाक कॉम्बिनेशन बनाती है। तो क्या ये मान लिया जाए कि ये हथियार पूरी तरह से अजेय है? क्या इसकी कोई कमजोरी नहीं है? खैर, विज्ञान में हर चीज की एक कीमत होती है। जिस गैस बबल की वजह से इस टॉर्पीडो को ये बेतहाशा स्पीड मिलती है, वही बबल इफेक्ट लंबी दूरी तय करने पर इसकी एक्यूरेसी यानी सटीकता को बिगाड़ देता है। और यही वो सबसे बड़ा तकनीकी समझौता है जो इस हथियार को करना पड़ा है। इसकी अधिकतम रेंज अपनी इस बेकाबू स्पीड की वजह से इसकी जो मैक्सिमम इफेक्टिव रेंज है वो महज 15 किलोमीटर रह जाती है। 15 किलोमीटर के बाद ये अपने लक्ष्य पर सटीक वार नहीं कर सकता। और अगर हम किसी बड़े समुद्री युद्ध की बात करें तो 15 किलोमीटर की रेंज असल में बहुत ही छोटी मानी जाती है। लेकिन इससे पहले कि हम इस कमजोरी को बहुत बड़ी बात माने, हमें एक और आंकड़े पर नजर डालनी होगी, 32.3 किलोमीटर। ये नंबर कोई रैंडम नंबर नहीं है, बल्कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के भूगोल से जुड़ा है। ये वही समुद्री रास्ता है जिसके उत्तर में ईरान और दक्षिण में गल्फ देश है।
और अपने सबसे संकरे हिस्से में ये रास्ता केवल 32.3 किलोमीटर चौड़ा है। अब अगर हम इन दोनों फैक्ट्स को एक साथ जोड़ दें तो पूरी तस्वीर एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो पूरा का पूरा बैटल एरिया है वो मुश्किल से 50 किलोमीटर के दायरे में सिमटता हुआ है। ऐसे तंग और संकरे इलाके में किसी हथियार की लंबी रेंज होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर 15 किलोमीटर की रेंज वाला 360 की स्पीड से आने वाला ये टॉर्पीडो पूरी तरह से गेम चेंजर बन जाता है। इस एक भौगोलिक सच्चाई ने हूथ टॉर्पीडो की इकलौती कमजोरी को पूरी तरह से बेअसर कर दिया है। और बात सिर्फ इस एक टॉर्पीडो तक ही सीमित नहीं है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में कुछ ऐसी रणनीतियों का भी जिक्र है जो किसी हॉलीवुड फिल्म जैसी लगती हैं। चूंकि अमेरिका ने इस इलाके से ज्यादातर स्टैटिक माइंस यानी स्थिर खदानों को हटा दिया है, तो अब ऐसी खबरें हैं कि इस इलाके में डॉल्फिन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। डॉल्फिन्स के ऊपर माइंस बांधकर उन्हें छोड़ा जा रहा है ताकि समंदर के अंदर जहाज़ों के लिए हमेशा एक चलता फिरता अदृश्य खतरा बना रहे। असल में इन हथियारों और अजीबोगरीब रणनीतियों के पीछे एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल गेम चल रहा है। एक तरफ अमेरिका अपनी भारी भरकम वॉरशिप्स तैनात करके ये जताना चाहता है कि वो किसी भी खतरे से डरने वाला नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ईरान का इरादा एक बहुत बड़ा तमाशा या स्पेक्टेकल खड़ा करना है। सोचिए, अगर उनका ये हथियार अमेरिका के किसी एक बड़े जहाज को भी नुकसान पहुंचा देता है तो पूरी दुनिया के लिए वो कितना चौंकाने वाला मंजर होगा। ये सीधा सीधा एक दूसरे के दिमाग से खेलने की कोशिश है। तो कुल मिलाकर हम इस वक्त एक बेहद नाजुक और खतरनाक मोड़ पर खड़े हैं। जैसे जैसे दोनों तरफ से बयानबाजी और सेनाओं की तैनाती बढ़ रही है, आने वाले 30 दिन पूरी दुनिया के लिए बहुत ही क्रिटिकल होने वाले हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस हाई स्टेक स्टैंड ऑफ में सबसे पहले कौन पीछे हटेगा? क्या अमेरिका अपने जहाज़ों को खतरे में डालेगा या फिर ईरान इस मिस्ट्री वेपन को इस्तेमाल करने का जोखिम उठाएगा? इस शतरंज के खेल का जो भी नतीजा निकले, उसका सीधा असर सिर्फ मिडल ईस्ट पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के ग्लोबल ट्रेड और सुरक्षा पर पड़ेगा। अब देखना यह है कि इस गतिरोध का अगला अध्याय क्या मोड़ लेता है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।